सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इस एक सेंटेंस में जिन्होंने देश की जनता को उसके राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग बना दिया, उनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो न केवल एक एक्टिव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बल्कि एक सजग सामाजिक चिंतन होने के साथ साथ एक विद्वान राजनेता भी थे। आज के लेख में उनके विचार जाति व्यवस्था को लेकर जानेंगे। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। पिछले लेख में भदंत कौशल्यायन जी ने जिस तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जरिए जाति व्यवस्था किस तरह काम करती है उसे सामने रखा, वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसमें सामाजिक व्यवस्था के तहत और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, न्यायिक व्यवस्था के तहत और वोट की राजनीति के तहत जाति किस तरह काम करती है उसको सामने रखेंगे। लेख इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का लेख है जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। उसका पहला टॉपिक है जीवन के हर पहलू पर जाति की गहरी पकड़। हिंदुस्तानी जीवन में जाति सबसे ज्यादा ले डूबू उपादान है। जो सिद्धांत में उसे नहीं मानते वे भी व्यवहार में उस पर चलते हैं। तो यहाँ लेख के शुरू में ही उन्होंने समाज में जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, कि कहना कुछ और करना कुछ, उसे रख दिया है। जाति की सीमा के अंदर जीवन चलता है और सुसंस्कृत लोग जाति प्रथा के विरुद्ध हौले हौले बात करते हैं, जबकि कर्म में उसे नहीं मानना है उन्हें सूझता ही नहीं। अगर उनका ध्यान उनके कर्मों की तरफ खींचा जाता है तो वे अविश्वसनीय ढंग से जाति के अनुरूप होते हैं, तो वे चिढ़कर अपने विचार और अपनी बोली का हवाला देने लगते हैं। वास्तव में जो लोग उनका ध्यान उनके जातिगत व्यवहार की ओर खींचते हैं, उन्हीं के विरुद्ध वे जातिगत मनोवृत्ति का आरोप लगाते हैं। तो ये सब बातें तो हमें अंबेडकरनामा के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। जो कमेंट्स आप लिखते हैं ना, उसके जरिए वे कहते हैं कि जबकि वे सिद्धांतों और व्यापक रूपरेखा के बारे में स्वस्थ बहस करने में लगे हैं, तो उनके आलोचक इस बहस के कर्म में कलुषित अंग घुसेड़कर उसे दूषित करने में लगे हैं। उनका कहना है कि ये आलोचक ही जाति का वातावरण बनाते हैं। कौन जाने विचार और कर्म के बीच इतना विचित्र अलगाव, जो कि किसी और से अधिक भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, जाति के असर का ही परिणाम हो। जाति एक ऐसा चौखटा है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसमें रहने के लिए बड़ी जबरदस्त पटुता, दूहरे तिहरे या अनेक तरीकों से सोचना और काम करना नितांत आवश्यक है। तो बहुत अच्छे तरीके से वो इस बात को कह रहे हैं। वैसे तो हमने राहुल सांकृत्यायन जी की 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, दिमागी गुलामी और तुम्हारी क्षय। उन दोनों में ही उन्होंने इस बात को रखा है कि जाति जो है वो भारतीय समाज की विशिष्टता है। किसी और दुनिया के समाज में ये देखने को नहीं मिलती है और इसको बनाए रखने के लिए लगातार जो है वो सोचना पड़ता है। जीवन के बड़े तथ्य जैसे जन्म, मृत्यु, शादी ब्याह, भोज और अन्य सभी रस्में जाति के चौखटे में ही होती हैं। उसी जाति के लोग इस निर्णायक कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे मौके पर दूसरी जातियों के लोग किनारे पर रहते हैं अलग, और जैसे कि वे तमाशबीन हों। शुरू से ही एक आम गलती से छुटकारा पा लेना चाहिए। इधर के दशकों में देश के कई हिस्सों में कुछ अंतरजातीय काम हुए हैं। अव्वल तो इस तरह के काम भोज की छोटी रस्म की हद तक ही सीमित रहे हैं और शादी ब्याह और बच्चे होने के बड़े काम नहीं हुए हैं। दूसरे, यह काम सिर्फ सतही तौर पर और भ्रांतिजनक रूप से अंतरजातीय हैं। कभी कभी ऊंची जातियों के विभिन्न समुदायों के बीच अंतरजातीय विवाह और भोज हो जाया करते हैं। सचमुच के सामूहिक काम के क्षेत्र में ऊंची जाति और छोटी जाति के बीच अगर और ज्यादा नहीं तो कम से कम हमेशा जैसा बड़ा भेद बना हुआ है। जब लोग अंतरजातीय विवाह इत्यादि की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ ऊंची जाति के समुदायों के बीच विवाह से ही होता है। इस बात को खास तौर से नोट कीजिए। यदि आप इतिहास खंगालेंगे तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े हुआ करते थे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिन्होंने आपस में रोटी बेटी का संबंध किया है, जिसके प्रमाण इतिहास में हैं, उनके यदि सामाजिक हैसियत की सोशल ऑडिटिंग कराएंगे तो राम मनोहर लोहिया जी की ये बात जो है वो प्रामाणिक तौर पर साबित हो जाएगी। और आज भी मौजूदा हालात में जितने भी भाजपा के नेता बेशक हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन उन्होंने जो दामाद लिए हैं या अपनी बेटियां दी हैं, उनकी सोशल ऑडिटिंग करा लीजिए कि उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, तो भी आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी।
ये साफ है कि जाति दुनिया में सबसे बड़ा बीमा कराना है, जिसके लिए किसी को और औपचारिक अथवा नियमित बीमा किस्त नहीं देनी पड़ती। जब सब कुछ काम नहीं आता तो जाति का समैक्य हमेशा रहता है, यानी कि समएक्य। वास्तव में दूसरे तरीकों को काम में लाने में बहुत कम मौके आते हैं। जाति के अंदर ही और अपने परिवार वालों से ही लोग दोस्त बनाते हैं। जन्म, मृत्यु, कर्म, शादी और दूसरे रस्म रिवाजों के वक्त इतने घनिष्ठ समैक्य का लाजमी प्रभाव जीवन के दूसरे अंगों पर, जिनमें राजनीतिक जीवन भी शरीक है, दिखाई पड़ता है। आदमी के मन और उसके बुनियादी विचारों को वही वास्तव में प्रभावित और करीब करीब निश्चित करता है। राजनीतिक अंग तो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अब ये समझिए। जब जीवन की सभी बड़ी और व्यक्तिगत घटनाओं के अवसर पर लगातार मेलजोल होते हैं, तब उस चौखटे के बाहर अगर राजनीतिक घटनाएं हों तो कुछ हास्यास्पद ही होंगी। किसी जाति के लगभग एक ही तरह के वोट देने पर हम लोग हैरान हो जाते हैं, तो वे ऐसे बनते हैं जैसे वे और किसी दुनिया से आए हों। कोई एक समुदाय जो एक दूसरे के साथ ही पैदा होता है, शादी करता है, मरता है और दावत करता है, उससे और किस बात की आशा करनी चाहिए? रोजी कमाने और समान पेशे के इससे भी और ज्यादा निश्चयात्मक काम को मिलाकर काम करने की इस भयानक सूची में जोड़ना चाहिए। जहां एक मानी में समान पेशा कुछ जातियों की निशानी नहीं रह गई है, वहां भी बेरोजगारी के विरुद्ध अपनी ही जाति की अनौपचारिक, प्राय लुज और अनमिनी पर बीमे की शर्तिया योजना चलती रहती है। अगर जाति की जाति एक साथ वोट नहीं करती तो ये हैरानी की बात है। मतदान जाति से हटकर 20% के ऊपर मुश्किल से अगर कभी हो या होता है तो वह भी तब जबकि जाति की एवज में कोई और सुरक्षा उपलब्ध हो। तो एक राजनेता भी राम मनोहर लोहिया जी थे, तो इसीलिए वोट किस तरीके से डाले जाते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस पेश किया है कि वोट हमेशा अपनी जाति देखकर ही लोग डालते हैं। यदि किसी दूसरी जाति को वोट दे भी दें तो उसके पीछे उनका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए जबरदस्त, तभी वो किसी दूसरी जाति को वोट करेंगे, वरना नहीं। यदि करते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के तो ये वाकई हैरानी की बात है, ऐसा वे कह रहे हैं। भारतीय समाज के यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों जातियों में विभाजन से इसका जितना राजनीतिक उतना ही सामाजिक महत्व है। साफ हो जाता है कि हिंदुस्तान बार बार विदेशी फौजों के सामने क्यों घुटने टेक देता है। इतिहास साक्षी है कि जिस काल में जाति के बंधन ढीले थे, उसने हमेशा उसी काल में घुटने नहीं टेके हैं। तो एक बेहद सटीक एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हम हमेशा बात करते हैं शक, हूण, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और बहुत सारे लोगों के आक्रमण भारत पर समय समय पर होते रहे हैं और हर बार यहाँ जो है लोगों ने घुटने टेक दिए हैं बाहरी आक्रमणों के सामने। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी यहां पर लिख रहे हैं कि जब जाति के बंधन ढीले थे, जब ये वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था बहुत कठोर रूप में नहीं थी, उस वक्त इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। लगातार संघर्ष बना रहता था बाहरी आक्रमणों के साथ। तो ये सब कुछ जाति की बदौलत है और एनालिएशन ऑफ कास्ट में भी हमने इस चीज को पढ़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज को लिखा है कि देश की रक्षा का सारा भार जो है वो क्षत्रियों के ऊपर डाल देना भी ज्यादती है, जबकि दूसरे लोग भी हो सकता है रक्षा करने में सक्षम हो, आप उन्हें एक्सक्लूड मत करिए। इतिहास साक्षी है कि जिस काल में जाति के बंधन ढीले थे, उसने हमेशा उसी काल में घुटने नहीं टेके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ना अब भी जारी है। विदेशी हमलों के दुखदाई सिलसिले को जिसके सामने हिंदुस्तानी जनता पसर गई, अंदरूनी झगड़े और छल कपट के माथे थोपा जाता है। ये बात वाहियात है कि छल कपट बोल देते हैं कि दूसरों ने छल कपट करके हमारे ऊपर, हमारे देश पर कब्जा कर लिया। ऐसी बात नहीं है, जाति व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा राम मनोहर लोहिया जी अपने लेख में लिख रहे हैं। उनका तो सबसे बड़ा एकमात्र कारण है जाति। वह 90% आबादी को दर्शक बनाकर छोड़ देती है। वास्तव में देश की दारुण दुर्घटनाओं के निरीह और लगभग पूरे उदासीन दर्शक। हजारों वर्षों के बावजूद जातियां चल रही हैं। उन्होंने कुछ लक्षणों और रीतियों को जन्म दिया है।
एक तरह का छंटाव हो गया है, जो कि सामाजिक रूप से भी उतना ही सार्थक है जितना कि सहज छंटाव के रूप में। व्यापार, दस्तकारी, खेती या प्रशासन या सिद्धांतों से संबंधित कामकाज के हुनर पुश्तैनी हो गए हैं। कोई प्रतिभाशाली ही इसमें वास्तविक बैठ कर सकता है कि ऐसे परंपरागत छंटाव से बहुत फायदे निकलेंगे। यदि सभी हुनर के समान सामाजिक हैसियत मिलती या आर्थिक लाभ होता तो ऐसा हो सकता था। व्यंग्य कर रहे हैं कि ऐसा तो कोई महापंडित ही कह सकता है कि ये जो वर्गीकरण किया है जातिगत आधार पर कामों का, उससे बड़े फायदे हैं। साफ है ऐसा नहीं है। कुछ हुनर अन्य हुनरों के अविश्वसनीय ढंग पर ऊंचे माने जाते हैं और उस पीढ़ी में खत्म न होने वाली सीढ़ियों का सिलसिला लगा हुआ है। निचले हुनर की जातियों को नीच माना जाता है। वे लगभग बेजान लोभ के रूप में जम जाते हैं। वे भंडार नहीं बन पाते हैं जिसके राष्ट्र खुद को नूतन कर सके और नव स्फूर्ति प्रदान कर सके। सर्वाधिक श्रेष्ठ हुनरों की तादाद की दृष्टि से छोटी जातियां स्वभावतः राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करती हैं। तो ये बात तो सच है कि राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा जिनका सहयोग है वही जातियां हैं जिन्हें कमतर माना जाता है। अपना बहुत ही स्वाभाविक अधिकार जमाए रखने के लिए वे छल कपट से उबलता दरिया बन जाती हैं और ऊपर ऊपर बहुत से परिकृष्ट और सुसंस्कृत होती हैं। जनता बेजान है, विशिष्ट वर्ग कपटी है, जाति ने ऐसा बना दिया है। जाति प्रथा के चलते मूल्यों का ह्रास अगला टॉपिक है। ये सभी कालों में जातियां थीं तो उनका अध्ययन करने का यहां प्रयास नहीं किया जा रहा है। जाति प्रथा आज ऐसी है और शायद राष्ट्रीय पतन और जातिगत कठोरता के सभी जमानों में जैसी वह थी केवल उसी से प्रयोजन है। तो यहां पर कोई वो लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि पुरातन काल से या सनातन काल से उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जाति इस तरह से काम करती थी। सभी दौर में वो इसी तरीके से काम करती थी। एक मानी में जाति विश्वव्यापी तत्व है। जब भी खुश्चेव ने आज के रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की शारीरिक काम करने की आनाकानी पर अफसोस जाहिर किया तो उन्होंने उसकी जड़ की शुरुआत को खोल कर रख दिया। शारीरिक और बौद्धिक काम के बीच यह अंतर करना, एक और को नीचा और दूसरे को ऊंचा काम समझना, और इस अंतर के बढ़ते हुए पेच और स्थायित्व जाति को पैदा करते हैं। तो ये जो बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, इसी बात का जिक्र यदि आपको याद हो, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में लेख था ड्रीमलैंड की भूमिका, उसमें भगत सिंह ने भी यही बात कही है। और किसी देश की बनिस्बत हिंदुस्तान को जाति का अनुभव गहरा है और दुनिया उससे कुछ सीख सकती है। खासा व्यंग्य कर रहे हैं। जातियों ने हिंदुस्तान को भयंकर नुकसान पहुंचाया है और हिंदुस्तान उनसे निजात कैसे पा सकता है, फिल वक्त हम उसी पर विचार करेंगे। तो यहां फिल वक्त लिखा है, मुझे लगता है कि शब्द फिलहाल होगा। मूल्यों का पूरा निष्कर्ष ही गड़बड़ा दिया गया है। ऊंची जातियां सुसंस्कृत पर कपटी हैं, छोटी जातियां थमी हुई और बेजान हैं। देश में जिसे विद्वता के नाम से पुकारा जाता है, ज्ञान के सार की अपेक्षा सिर्फ बोली और व्याकरण की एक शैली है। उदारता का मतलब हो गया है उसे संकुचित करके जाति और रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल करना। तो यदि आप अपने जाति का उद्धार कर रहे हैं तो यह आपका उदार होना माना जाता है कि बड़े उदार हैं, देखिए अपने सभी रिश्तेदारों को लगा लिया है। व्यंग्य कर रहे हैं और उसके द्वारा अपना स्वार्थ साध लेना, शारीरिक काम करना भीख मांगने से ज्यादा लज्जास्पद समझा जाता है, क्योंकि कुछ ऊंचे किस्म के भिखमंगेपन के द्वारा दाता को परलोक में अमूल्य लाभ होता है। साफ सीधी बात और बहादुरी के गुणों की बजाय चालबाजी, सामने जो हुक्म और पीठ पीछे अवहेलना राज्य के सफल व्यक्तियों की निशानी हो जाती है। तो ये भी व्यंग्य के तहत ही उन्होंने पूरा इस बात को लिखा है कि किस तरीके से पुजारी वर्ग को यहां भिखमंगा कहा है कि वो जो है भगवान से उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भगवान की वाहवाही करवाएंगे सब जगह। झूठ को सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा गुण बना दिया गया है। धोखाधड़ी का एक आम वातावरण बन जाता है क्योंकि न्याय की और राष्ट्रीय
कल्याण की रक्षा की अपेक्षा अपनी जाति के लोगों और रिश्तेदारों की रक्षा करना लक्ष्य बन जाता है। सार यह है कि जाति की आवश्यकताएं राष्ट्र की आवश्यकताओं से भिड़ जाती हैं, और इसे तो आप जो हाल फिलहाल चल रहे EWS कोटा के जरिए बखूबी समझ सकते हैं। इस भिड़ंत में जाति जीत जाती है, क्योंकि विपत्ति में अथवा रोजमर्रा की तकलीफों में व्यक्ति की यही एकमात्र विश्वसनीय सुरक्षा है। अगला टॉपिक है जाति प्रथा सामाजिक परिवर्तन में एक भयंकर बाधा। किस तरह, अब ये सुनिए। परिवर्तन के विरुद्ध और स्थिरता के लिए जाति प्रथा एक भयंकर शक्ति है, ऐसी शक्ति जो मौजूदा टुच्चेपन, कलंक और झूठ को स्थिर करती है। एक अपवित्र डर लगा रहता है कि कहीं कोई टुच्चापन या झूठ चौड़े आ गया तो पूरा ढांचा ढेर हो जाएगा। बार बार हमसे कहा जाता है कि यदि जातियां खत्म कर दी जाएं तो जो एक सुचारू रूप से चीजें काम कर रही हैं वो चरमरा कर गिर जाएंगी। अनेक तात्विक रूपों में आजाद हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया का ही तो सिलसिला है। भारतीय जनता आज भी वंचित है। तो लगातार जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर करी है कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो उसके बाद जो है ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा, अधिकार आम जनता को नहीं मिलने वाले हैं। वही बात यहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी लिखी है। भारतीय जनता आज भी वंचित है। वह अपने ही देश में विदेशी है, उसकी भाषाएं कुचली जाती हैं और उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। कहने को कुछ बड़े सिद्धांतों के लिए यह सब किया जा रहा है, और ये सिद्धांत जाति प्रथा से गुथे हुए हैं। कुछ ऊंची जातियों और छोटी जातियों के 40 करोड़ के बीच महान भेद के साथ ये ऊंची जातियां अपना राज कायम रखना चाहती हैं, राजनीतिक और आर्थिक दोनों, और निस्संदेह धार्मिक भी। तो ये बात तो मैं लगातार बोल रही हूं कि सारा खेल जो है वो संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने के लिए होता है। सिर्फ बंदूक के जरिए ये नहीं कर सकती। जिन पर वे शासन करना चाहती हैं और शोषण करना चाहती हैं उनमें हीन भावना भरनी होगी। अपने को छंटी हुई जाति बनाकर वे इसे अच्छी तरह कर सकते हैं, विशिष्ट भाषा, भूषा, आचार और रहन सहन के द्वारा, जिनके लिए छोटी जातियां अक्षम हैं। जनता के बहुलांश में हीन भावना भरने के विचार से ही हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों का रुख बनता है। जनता की भाषाएं अविकसित हैं, उनके घर और उनके रहन सहन के तरीके उन्हें अच्छे और बड़े काम के लिए अयोग्य बनाकर छोड़ देते हैं, और उनके दिमाग की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इस तरह ऊंची जातियां भ्रांति का जाल बुनती हैं। हिंदुस्तान में वर्तमान राजनीतिक विचार योग्य नहीं है, इसलिए कि ये ऊंची जातियों के झूठे और अस्वाभाविक हितों को प्रतिबंधित करते हैं। तो सीधी सी बात है, छोटी जातियां जो हैं वो बड़े कामों के लिए अक्षम हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? शिक्षा से उन्हें महरूम रखना। भदंत कौशल्यायन जी के लेख में भी मैंने इस बात को खास तौर से कहा था, फिर रिपीट कर देती हूं कि शिक्षा से वंचित करके एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी ना रहे, अपनी बात वो किसी प्लेटफॉर्म पे रखने लायक ना रहे, उन्हें इस लायक बना दिया गया है। भगत सिंह ने भी अपने लेख अछूत समस्या हो या मैं नास्तिक क्यों में लगातार इस बात को कहा है कि कैसे आम जनता में हीन भावना भर दी गई है और उन्हें निम्नतर बना दिया गया है। तो इसी के साथ आज का ये लेख समाप्त होता है, आज का ये पार्ट समाप्त होता है, और अगले टॉपिक में इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ये आपको कैसा लग रहा है लेख, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।